हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल निरंजन स्टडी पॉइंट पर। मैं निरंजन तिवारी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं क्लास 10th और 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज कवर करूँगा। आप लोगों का रिकवर करा करके प्रश्नावली तरीके से सॉल्व कराते हुए मैं पूरा कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। आशा है आप लोग पसंद आएगा, आप लोग हमें भारी सपोर्ट करेंगे। मैं आज प्रथम चैप्टर समुच्चय यानी सेट का स्टार्ट कर रहा हूँ। समुच्चय सेट का इनके फादर जो हैं, फादर ऑफ सेट, जॉर्ज कैंटर। ये एक जर्मन गणितज्ञ थे। जॉर्ज कैंटर एक बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इनको सेट की आवश्यकता जान पड़ी। सेट यानी समुच्चय, हिंदी में समुच्चय कहते हैं, इंग्लिश में सेट कहते हैं। समुच्चय तो नहीं, मगर सेट में अगर एस को हटाया जाए तो सेट बन जाता है। और सेट शब्द से आप लोग परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं भूतपूर्व समय से। जैसे हर घर में रसोई होती है, रसोई के बर्तनों के संग्रह को सेट कहते हैं। या फिर क्रिकेट के खिलाड़ियों का वास्तविक संख्याओं को, इन सब प्राकृतिक संख्याओं को, विभिन्न प्रकार की संख्याएं सेट कहलाती हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की होती हैं। यानी समुच्चय सेट की डेफिनेशन होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के संग्रह नहीं, बात की जा रही वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। ये जो शब्द है सु माने सुंदर यानी अच्छा, यानी जिस तरीके से चाहिए, यानी जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले, व्यक्तियों के अनुसार जो न बदले वही सुपरिभाषित संग्रह होता है। यानी किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर एक ही निकले, सब व्यक्तियों के उत्तर अगर समान आते हैं किसी प्रश्न का, यानी वो सुपरिभाषित संग्रह है, वह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। समुच्चय यानी क्या हुआ? सेट किसी भी वस्तु का, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। आगे बताएंगे हम नोटेशन ऑफ अ सेट। समुच्चय का संकेतन। समुच्चय संकेतन यानी नोटेशन ऑफ सेट। मित्रों, इंग्लिश में जानना भी बहुत जरूरी है। हम हिंदी माध्यम को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आप लोग के अगर मांग होगी तो इंग्लिश माध्यम का भी बताया जाएगा, और मतलब हम शब्दों को इंग्लिश में जानते रहेंगे। नोटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय हम कैपिटल लेटर में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम इसको दिखाते हैं। सेट को जैसे दिखाएंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। और हर सेट के भीतर पाए जाने वाले अवयव यानी कि पद, यानी एलिमेंट्स को हम दिखाएंगे स्मॉल लेटर से, स्मॉल अल्फाबेट से हम दिखाएंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब ये हो गया संकेतन किसका? सेट का और इसके अवयवों का। इसके बाद हम बताएंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण
इसकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि को कहते हैं तालिका विधि, तालिका विधि, और दूसरी विधि होती है गुण विधि। इसे जिसमें रोस्टर मेथड, कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब तालिका विधि को दर्शाते कैसे हैं ये देख लीजिए। पहली विधि है तालिका विधि। पहली विधि है तालिका विधि। इसमें हम किसी सेट को, क्योंकि ऐसा हमने बताया सेट को कैसे दिखाते हैं, नोटेशन इसका होता है कैपिटल लेटर में ए है। इसमें हम मसला ब्रैकेट के अंदर में इसके अवयव कैसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर में, और बीच में हम कॉमा को लगाते हुए दिखाएंगे। ये हो गया इसके एलिमेंट्स, ये हो गया सेट। इस तरीके से हम दिखाते हैं तालिका विधि। और यहाँ कहा कैसे जाएगा, जैसे अब इसमें कहा जाए ए, अगर इनके अवयव को दिखाना है तो पढ़ेंगे कैसे। ये एक साइन होती है ऐसे, दैट्स बिलोंग, इसे बोलते हैं दैट्स बिलोंग, यानी ए इज द एलिमेंट ऑफ, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये जो साइन होती है ये कहा जाएगा दैट्स बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए, सी बिलोंग्स टू सेट ए। बट अगर यही बात की जाए ई की, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसमें कहीं ई नहीं है, तो ई को बोलेंगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। डज नॉट का मतलब क्या, ई ए का अवयव नहीं है। ए का अवयव है मगर ई सेट ए का अवयव नहीं है। एफ सेट ए का अवयव नहीं है। जब हम इस साइन को बना करके, इस प्रत्येक को बना के इसे कट कर देते हैं ऊपर से, तो फिर नॉट बिलोंग, यानी जो इस सेट के अंदर में जो अवयव नहीं प्राप्त हो रहे हैं वो अवयव को हम दिखाएंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हो गया तालिका विधि, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी विधि, जैसा मैंने बताया गुण विधि, दूसरी विधि है गुण विधि। इसमें प्रॉपर्टीज को दिखाया जाएगा। जैसे कहा जाए कोई सेट ए में एक्स सच दैट एक्स पी एक्स से दिखाएंगे। मतलब कहा जाए ऐसे, ए एक सेट है जिसमें x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्या बताया, x जो लेटर है, x जो अक्षर है, इसका ये गुण है कि x क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे गुण बताया गया है, इसलिए इस विधि को नाम दिया गया है गुण विधि का। दोस्तों अभाज्य संख्या से आप लोग बहुत पहले ही क्लासों में परिचित होंगे, क्योंकि कई लोगों को गलत जानकारी होती है अभाज्य संख्या की, जो खुद से कटे और एक से कटे। ये डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या यहाँ पे आ गया, बता दे रहा हूँ, बाकी मैं एक क्लास बना दूंगा संख्याओं के ऊपर भी। अभाज्य संख्या होता है जिसके केवल दो फैक्टर हों, जिसके केवल दो फैक्टर हों, यानी दो गुणनखंड हों। ऐसा नंबर जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए ही एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। मैं एक चैप्टर बना दूंगा, एक लेक्चर इसके ऊपर, संख्याओं के ऊपर में। तो ये हो गया गुण विधि। अब मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, वो टॉपिक की प्रश्न बता देता हूँ कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि पहला इसमें शुरुआत ही यही है कि कैसे पहचानना है कि समुच्चय है या नहीं है। प्रश्नावली जब आप सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का 1.1, उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को मैं हल कर देता हूँ वहाँ समुच्चय को पहचानने वालों को, कि समुच्चय की पहचान कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पे समुच्चय है कहाँ पे नहीं है,
उसकी हम पहचान, उसकी मैंने बताया जो व्यक्ति के अनुसार ना बदले। कैसे पहचानेंगे? जो व्यक्ति के अनुसार ना बदले, सुपरिभाषित हो, वही पे कहा जाता है कि वो समुच्चय है। जैसे कहा जाएगा कि किसी गांव में धनवान व्यक्तियों की समुच्चय बनाइए, तो ये नहीं बन सकता है, ये समुच्चय नहीं होगी, ये सुपरिभाषित नहीं है। हर व्यक्ति के अनुसार कोई व्यक्ति अगला धनवान होगा, दूसरा धनवान होगा। धनवान कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जिसको सभी व्यक्ति एक ही उत्तर दें। या कहा जाए 10 क्रिकेटरों का आप एक समुच्चय बनाइए, तो 10 महान क्रिकेटरों का, तो 10 महान क्रिकेटर का समुच्चय नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन अगर बताया जाए कि क्लास 10th में टॉप करने वाले टॉप 10 स्टूडेंट का समुच्चय बनाइए, तो ये एक सुपरिभाषित है कि हाँ, कक्षा 10 में टॉप 10 बच्चे, अमुक अमुक बच्चे टॉप 10 में रहे होंगे, तो ये सुपरिभाषित है, सभी व्यक्ति इसका एक ही उत्तर देंगे, इसलिए ये समुच्चय होगा। जैसे मैं आपको कुछ प्रश्न अभी प्रश्नावली कराता हूँ, प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन आपको। अब ये समुच्चय के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न के सेक्शन है। इसमें हमें पहचान करना है कि कौन सा इसमें से समुच्चय है और कौन सा नहीं है, उसका कारण भी जानना है। जैसे पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब चूंकि हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें का उत्तर है सुपरिभाषित हो, यानी सभी व्यक्तियों का एक ही उत्तर है। व्यक्तियों के अनुसार जब नहीं बदलेगा तभी समुच्चय होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर अलग अलग निकलता है, यानी हर व्यक्ति का मानना अलग होता है, तो वो समुच्चय नहीं होता है, वो सुपरिभाषित नहीं होता है। जब बात करते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, हम क्या पाएंगे? पहला महीना है जनवरी, ठीक, और छठा महीना जून, और 7वां महीना जुलाई। ये 7 महीने, 3 महीने ही जे से प्रारंभ होते हैं और सबका उत्तर ये हो कि 12 महीने ही पाए जाते हैं वर्ष में, जिसमें 3 महीने जनवरी, जून और जुलाई ये जे अक्षर से प्रारंभ होता है। यानी इसका जब हम सेट बनाएंगे तो इसके 3 एलिमेंट यही होंगे, जनवरी, जून और जुलाई। इसलिए ये क्या है? ये एक समुच्चय है, क्योंकि ये व्यक्तियों के अनुसार सबका उत्तर एक ही आएगा। अगला पे ध्यान दीजिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब चूंकि यहां बात क्या कर रहा है, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक भारत के 10। अब ये हर व्यक्ति के अनुसार इसका उत्तर बदलता है, कोई प्रेमचंद को पसंद करेगा, कोई किसी को पसंद करेगा, यानी सबका उत्तर एक ही नहीं आएगा। कोई इस पे आधार नहीं है कि इस आधार पे हम प्रतिभाशाली लेखक चुने। हर व्यक्ति की पसंद एक अलग होती है, सबकी पसंद एक नहीं होती है। सब बालक समान नहीं होता, सब व्यक्ति की पसंद भी समान नहीं होती है। तो यहाँ क्या होगा? व्यक्तियों के अनुसार इसका उत्तर बदलेगा, तो ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं होगा। अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ देखिए, हर व्यक्ति का बल्लेबाज अलग होगा, फेवरेट, सबकी पसंद एक नहीं होती है, जैसे मैंने बताया। व्यक्तियों के अनुसार इसका भी उत्तर अलग आएगा, इसका भी उत्तर अलग आएगा, इसलिए सबके अनुसार ये बदल रहा है उत्तर, इसलिए ये भी संग्रह समुच्चय नहीं होगा। अगला है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर n, ये 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। 1, 2, 3, 4, यानी सिंपली अगर कहा जाए तो काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या सबको पता है 1 से 99 तक आएगा, सबका उत्तर समान होगा, यानी ये क्या होगा? ये समुच्चय होगा। अगला है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये भी एक समुच्चय है, प्रेमचंद के ही उपन्यासों की बात की जा रही है, यानी इनके जो लिमिटेड है, जो उन्होंने लिखा है उस पर इनके द्वारा ही रचित उपन्यासों की बात की जा रही है, इसलिए ये भी एक समुच्चय होगा, क्योंकि सब व्यक्ति बता देगा ये उपन्यास प्रेमचंद का ही लिखा हुआ, जैसे गोदान है ऐसे इनके सभी उपन्यास। अगला है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक क्या होता है? जानते हैं, सम संख्या मतलब 2 से कटने वाली संख्या, यानी 2, 4, 6, 8, यानी 2 के गुणज, 2 के मल्टीपल, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वही सम पूर्णांक होते हैं। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यह भी सभी व्यक्तियों का एक ही उत्तर आएगा, यानी ये भी समुच्चय होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे और प्रश्न है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब मैंने बताया था अभी वो नोटेशन बताया था,
तो कुछ जनरल नोटेशन है, जैसे समुच्चय में हम n से दिखाते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, छूट गया था बीच में से, n से दिखाएंगे प्राकृतिक संख्या को। ऐसे ही i से या फिर z दोनों दिखाएंगे। तो इंटीजर जनरल इसको नोटेशन में z होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको i भी मिलेगा इंटीजर के, क्योंकि पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। इसे दिखाएंगे पूर्णांक। q से दिखाएंगे परिमेय संख्या, q से दिखाएंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक, r से दिखाते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ये पीछे में से छूट गया बताने को, जान जाइए आप लोग, ये जनरल नोटेशन होता है, हम लोग जानते हैं। ऐसे अगर बात की जाए धन पूर्णांकों की, तो उसको कैसे दिखाएंगे i प्लस या z प्लस से, ये होगा धन पूर्णांक। ऐसे ही q प्लस से दिखाएंगे धन परिमेय संख्या का, और r प्लस से धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ये इसका नोटेशन होगा। जनरल नोटेशन तो आपको देखने को मिले तो आप जान जाइए किसकी बात की जा रही है। r कहीं दिखे तो r वास्तविक संख्या है, कहीं q मिल रहा है तो परिमेय संख्या है, n मिल रहा है तो प्राकृतिक संख्या है, i या z मिल रहा है तो वो पूर्णांक का नोटेशन है। ये हम लोग को वेल नोन होना चाहिए, हमेशा देखते ही पहचान जाना है। ये मेरा पहला वीडियो है, अच्छे से अच्छा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आगे और अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूँगा। और ये एक्सरसाइज जो पूरा बचा हुआ है इसको फिर अगली वीडियो में करवाऊँगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में से मेंशन जरूर करिएगा। मैं जरूर उसको देख करके अगली वीडियो में आपका साथ स्टार्ट करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको समझ तो जरूर आया होगा, और समझ में आया है आगे आप भारी बहुमत से बताइए, हम संख्या बल दीजिए, हम आगे और वीडियो बनाने के हम वो हो सके काबिल। और उम्मीद है आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वे में इसको आप चैप्टर वाइज हम डालते रहेंगे, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, और जो नहीं आएगा डाउट आप क्लियर करेंगे, सेक्शन में डालिएगा, मैं उसको हल जरूर बताऊँगा, स्टार्ट जरूर करूँगा। नमस्कार।